हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो आज से मैं प्रैक्टिकल जो आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के पास्ट पेपर में जो आ चुके हैं, जो मैंने गाइडेंस वीडियो में बताया था। आई होप आपने CFL का गाइडेंस वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है, फटाफट जाएं, पहले उसको देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। अच्छे से मैंने सारी बातें बता दी हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वेटेज बता दिया है, हर अटेम्प्ट में कितना आ चुका है। और पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे दे दिए हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, अब मैं केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस पास्ट में आ चुके हैं वो आपके मैं कवर करवाने वाला हूं। जी हाँ, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जो पास्ट में आ चुके हैं वो मैं आपके कवर करवाने वाला हूं जून 22 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है उसका। ठीक है, एक सीरीज होगी, 3 4 5 वीडियोस होंगे। पहला वीडियो है जिसमें आज मैं कॉमर्शियल पेपर पे जो क्वेश्चन आया था जून 21 में, कमर्शियल पेपर पे एक आउट ऑफ बॉक्स ऑल ऑफ सडन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ गया था 15 मार्क्स का। ठीक है, नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क का होता है, पर ये जो कंपलसरी पहला क्वेश्चन होता है वो सीधे 15 मार्क का एक ही टॉपिक पे आ गया था। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग टाइप का क्वेश्चन आया था, और इस टाइप का फिर से भी आ सकता है। कमर्शियल पेपर पे नहीं, टॉपिक कोई और होगा, बट इस पैटर्न का 15 मार्क का ही एक ही टॉपिक पे इस जो पैटर्न का क्वेश्चन है ये फिर से कभी भी आ सकता है, आपका पेपर बिगाड़ सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझें। एज इट इज तो देखो अब रिपीट नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है, तो सर आप पढ़ा क्यों रहे हो। हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि डेटा कैसा दिया है, आपको आंसरिंग कैसी देनी है, और फिर आपको बैक ऑफ माइंड ये एनालाइज करना है कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट या इस टाइप के जो पैरामीटर्स हैं वो और कहां कहां हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप के पैरामीटर्स हैं, तो उन पे भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और आपको थेरी पे ही ध्यान देना है, आपको कंसेप्ट पे ही ध्यान देना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से केस स्टडीज को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और केस स्टडीज को कैसे आंसर करते हैं वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने के पहले मुझे पता है आपको कमर्शियल पेपर के कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस याद नहीं होंगे, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझाऊंगा तो आपके कोई भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, आपको कुछ उसका बैकग्राउंड, उसके पैरामीटर्स, उसके बारे में जो थ्योरी है, जो लॉ है, जो रेगुलेशंस हैं, वो आपको हल्के फुल्के याद होने चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि अप्रोच कैसे करें। ठीक है, तो आपके कन्वीनियंस के लिए पहले मैं कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट या उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इशू की, वो सब मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम आंसर देखेंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मेरे सीक्रेट सुपरस्टार नोट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आई होप आपको सीक्रेट सुपरस्टार नोट्स CFL के मिल गए होंगे। ठीक है, मेरे नोट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देता हूं। ठीक है, जाइए डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर के बारे में भी है कि कमर्शियल पेपर क्या होता है, कमर्शियल पेपर के जो भी हैं मेरिट्स डिमेरिट्स, वो हमको उसका कोई काम नहीं है। हमको बेसिकली कंडीशंस पढ़नी है। ठीक है, कंडीशंस पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है कि आपका जो टेंजिबल नेटवर्थ है, TNW, टेंजिबल नेटवर्थ, आपने 2 3 जगह पे पढ़ा होगा इसको, कि एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट आपका टेंजिबल नेटवर्थ होना चाहिए नॉट लेस देन 4 करोड़। ठीक है, ये वन ऑफ द बेसिक प्राइमरी कंडीशंस है। अगर आप लिमिट्स अलग से पढ़ते हो, लिमिट्स की भी फाइल मैं आपको देने वाला हूं, अभी वो मैंने नहीं दी है, अलग से मैं दूंगा, और उसमें ये सारे लिमिट्स आपको एक जगह दे दूंगा जिसको आपको 4 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होने वाले। ठीक है, तो लिमिट्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, 4 करोड़ कम से कम, नॉट लेस देन 4 करोड़ आपका टेंजिबल नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है, टेंजिबल नेटवर्थ आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट। ठीक है, एग्जिस्टिंग एक कोई ना कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट होना चाहिए। उसका अमाउंट का कोई मायना नहीं है, कब से है वो भी मायना नहीं है, सिर्फ एक
सैंक्शन लिमिट होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। एंड बोरोअल अकाउंट ऑफ द कंपनी इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। ये भी आपने सुना पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एनपीए क्लासिफाई किया हुआ है, मतलब आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो आप फिर सीपी इशू नहीं कर पाओगे। आपका जो अकाउंट है, बोरोअल अकाउंट है बैंक के पास, वो स्टैंडर्ड एसेट के क्लासिफिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो 3 प्राइमरी कंडीशंस है एलिजिबिलिटी की, और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 ही कंडीशंस होती है। नंबर 1, आपका टेंजिबल नेटवर्थ शुड बी एटलीस्ट 4 करोड़। आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कहीं ना कहीं फैसिलिटी होनी चाहिए इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और आपका जो बोरोअल अकाउंट है उसका क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो। फिर है कि मेरिट डिमेरिट दिए हैं, कोई काम के नहीं है। अब आते हैं प्रोसीजर पे, ठीक है, मतलब और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं उस पे आते हैं। तो ये पूरा है। सबसे पहला है देखो मैच्योरिटी, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लिए आप इशू कर सकते हो। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में। इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब 1 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं हो सकता। मिनिमम है 7 डेज, मैक्सिमम है 1 ईयर, ठीक है। ये रेंज की मेच्योरिटी पीरियड चलेगी। और फिर है कि आपका जो मेच्योरिटी पीरियड है, इंस्ट्रूमेंट का जो मेच्योरिटी पीरियड है, वो क्रेडिट रेटिंग के आगे नहीं जाना चाहिए। हर क्रेडिट रेटिंग की एक वैलिडिटी होती है। क्या बात कर रहे हो सर? यस सर, क्रेडिट रेटिंग की एक वैलिडिटी होती है। तो आपकी क्रेडिट रेटिंग हमेशा वैलिड होनी चाहिए। जब तक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, जब तक इंस्ट्रूमेंट आउटस्टैंडिंग है, आपकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। उससे पहले क्रेडिट रेटिंग एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसका इनडायरेक्टली मतलब है। फिर है कि एक फेस वैल्यू होती है, डिनोमिनेशन होता है, या एक क्या बोल सकते हैं, लॉट साइज होता है, ठीक है। तो लॉट साइज कितना है सीपी का? 5 लाख, मिनिमम 5 लाख का डिनोमिनेशन या फेस वैल्यू जो भी आप कहो, 5 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे डिनोमिनेशंस मतलब हो सकते हैं। मतलब जो पैसा लगाएगा वो 5 लाख के मल्टीपल्स में ही लगा पाएगा। एक सीपी कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। तो एक सीपी 5 लाख, 2 सीपी लेने तो सीधे 10 लाख, 3 सीपी लेने तो 15 लाख, ऐसे मल्टीपल्स में वो होगा, ठीक है। 5 लाख से कम का डिनोमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और फिर वही दिया है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ सिंगल इन्वेस्टर। अब जब 5 के नीचे फेस वैल्यू हो ही नहीं सकती है, तो अगर आपको एक सिंगल सीपी भी लेना है तो कम से कम 5 लाख लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एक सिंगल इन्वेस्टर को कम से कम 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे कमर्शियल पेपर में, ठीक है। फिर है कि भाई कितना अमाउंट आप रेज कर सकते हो। तो एज सच कोई लॉ के अंदर कोई लिमिट नहीं है। इंटरनल लिमिट आप लगा सकते हो, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो परमिशन देते हैं सीपी इशू करने की, उसमें वो इंटरनल लिमिट लगा सकते हैं। तो अगर है कोई इंटरनल लिमिट तो वो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर आप सीपी इशू नहीं कर पाओगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक लिमिट हो सकती है। और अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोरिंग्स की हुई है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी काफी बार एक लिमिट लगाती है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका अमाउंट, ठीक है। तो रेटिंग एजेंसी ने कोई लिमिट लगाई है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिमिट लगाई है, विच एवर इज लेस। अगर दोनों है तो विच एवर इज लेस। सिर्फ बोर्ड की लिमिट है तो बस एक ही अप्लाई होगी, सिर्फ रेटिंग एजेंसी की लिमिट है तो वो अप्लाई होगी। दोनों के दोनों लिमिट्स हैं तो विच एवर इज लेस, ठीक है। उससे ज्यादा आप सीपी इशू नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर काम काम के पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको एक इशूइंग एंड पेइंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। हर इशू में आपको पता ही है कलेक्शन एजेंट इशू करना होता है। इस केस में कमर्शियल पेपर में उसको नाम दिया जाता है आईपीए, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट, जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक ही हो सकती है, ठीक है। तो वो एक रेस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक ही आईपीए एक्ट कर सकती है, उसको आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी पैसे का फ्लो होगा, लेन देन होगा, वो आईपीए के थ्रू होगा, ठीक है। फिर आप किसको सीपी इशू कर सकते हो, तो उसमें भी कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इंडिविजुअल्स को भी इशू कर सकते हो, बैंकिंग कंपनी को कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉडीज को कर सकते हो, ठीक है। इन अनइनकॉर्पोरेट बॉडीज को, एनआरआई, एफआईआई, सबको आप इशू कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर है जो भी आप सीपी ट्रेड करोगे, ओवर द ट्रेड काउंटर, ओटीसी आपको पता होगा, तो उसकी बस रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है।
लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है, सीपी वॉलेंट्रीली आप लिस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो मार्केट में ट्रेड होगी। पर अगर वो अनलिस्टेड सीपी है तो वो ओवर द ट्रेड काउंटर में ट्रेड होंगे और उस ट्रेड्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सबमिट करनी है। ऑल द ओटीसी ट्रेड्स इन सीपी शैल बी रिपोर्टेड विद इन 15 मिनट्स ऑफ द ट्रेड टू द रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ CDSIL। ठीक है, ये क्या है CDSIL? क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये अलग है CDSIL। ठीक है, CDSL नहीं है, ये CDSIL अलग ही है। यहां पे आपको 15 मिनट में रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, फिर है आप कैसे इशू कर सकते हो सीपी को, फिजिकल या डीमैट में, दोनों में इशू किया जा सकता है। इशूअर पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इशूअर की मर्जी है, वो अगर फिजिकल में इशू करना चाहे फिजिकल में भी कर सकता है, डीमैट में चाहे डीमैट भी कर सकता है। ठीक है, इशूअर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स पे रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि बैंक, एफआई और पीडी यानी प्राइमरी डीलर। ठीक है, अगर बैंक, एफआई यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी डीलर्स अगर ये पैसा लगा रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टर की तरह सीपी खरीद रहे हैं, तो इन पे आरबीआई की रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे ये डीमैट फॉर्म में ही खरीद सकते हैं। तो अब आपको ये समझना है बात को कि ये रेस्ट्रिक्शन इन्वेस्टर पे है। एज अ बैंक, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ प्राइमरी डीलर वो आरबीआई से बाइंडेड है कि वो डीमैट में ही खरीदेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इशूअर फिजिकल में इशू नहीं कर सकता। आप बात को समझो, दोनों अलग अलग हैं। इशूअर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इशूअर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी फॉर्म में इशू कर सकता है। एज ए इन्वेस्टर बैंक, एफआई और पीडी को ये ध्यान रखना है कि वो फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो डीमैट फॉर्म में ही लगा पाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। और फिर है कि ये जो सीपी है ये एक डिस्काउंट बॉन्ड की तरह होता है, मतलब इस पे कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं होता, इस पे कोई भी रेगुलर इंटरेस्ट नहीं होता है। ये डिस्काउंट पे इशू होता है और फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। तो जो भी आपका डिफरेंस है, जो भी डिस्काउंट है, वो ही आपकी अर्निंग होती है। आई होप आपने एग्जीक्यूटिव लेवल में बहुत सारे बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज ये सब पढ़े होंगे, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे आपने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे जो प्रोमिसरी नोट फॉर्म में होते हैं और जो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे इशू होते हैं और एट फेस वैल्यू रिडीम होते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस और फेस वैल्यू में, यही आपकी अर्निंग होती है। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ वही लिखा हुआ है कि आपको जो कंपनी जो इशू करेगी सीपी, फर्स्ट टाइम जो कंपनी सीपी इशू करेगी वो हमेशा फेस वैल्यू से कम में ही होना चाहिए। वो फेस वैल्यू में इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामने वाला क्या कमाएगा? अगर आप इशू भी फेस वैल्यू पे करोगे, रिडीम तो होता ही फेस वैल्यू पे है। मतलब 5 लाख रुपए लोगे, 5 लाख रुपए ही दोगे, तो बाकी सामने वाला कमाएगा क्या? वो खरीदेगा क्यों आपका सीपी? ठीक है, तो ये लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन है कि वो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे ही इशू होगा। ठीक है, और एक सबसे मेन कंडीशन है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। आपने एटलीस्ट 1 रेटिंग एजेंसी की रेटिंग लेनी चाहिए और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग आपकी होनी चाहिए A2। ठीक है, रेटिंग सिंबल भी प्रिस्क्राइब्ड है, A2 मिनिमम आपकी रेटिंग होनी चाहिए, A2 से कम नहीं होनी चाहिए। A2 से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो सीपी इशू करने के लिए। ठीक है, A2 और अबव आपकी रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना देखो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप वो पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन मैंने सब कवर कर लिया है सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको अब समझ में आएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि आपको कंडीशंस याद ही नहीं थी, तो आपको हर चीज़ टफ ही लगेगी ना। अगर आपको कंडीशंस पता है तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड हैज़ बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट। ठीक है, अब देखो कंडीशंस जब पता होती है ना तो क्वेश्चन पढ़ने का मजा भी अलग है। लिखा ही है सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट, मतलब आपको वो कंडीशंस माइंड में टिक करते जानी कि चलो एक कंडीशन टिक है, वर्किंग कैपिटल लिमिट ली हुई है, कितने की ली हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 करोड़ का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये भी आपको क्लिक होना चाहिए कि 2 करोड़ होता, 4 करोड़ होता, 6 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है फ्रॉम इट्स बैंकर एट 11%, इसका भी कोई काम नहीं है। इट्स टेंजिबल नेटवर्थ इज 6 करोड़, क्लिक हुआ क्या? कितने का रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन में? 4 करोड़। इनका देखो 4 करोड़ से ज्यादा है, मतलब एक और कंडीशन फुलफिल
हो चुकी है, 6 करोड़ का इनका टेंजिबल नेटवर्थ है एंड इट्स अकाउंट इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। एक और टिक, ठीक है। तो देखो तीनों कंडीशंस पहले पैराग्राफ में टिक होती हुई दिख रही है कि वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी सैंक्शनड है, 6 करोड़ है उनका टेंजिबल नेटवर्थ मतलब 4 करोड़ के ऊपर है, और उनका जो क्लासिफिकेशन है अकाउंट का, बोरोवल का, वर्किंग कैपिटल का, वो है स्टैंडर्ड एसेट। मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन के पहले स्टांजा में ही आपका कंक्लूजन आ चुका है कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब वो एलिजिबल है फॉर इशूइंग द सीपी। प्राइमा फेसी वो एलिजिबल है, तीन बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है। आगे बढ़ते हैं। टिल डेट कंपनी हैज नॉट ऑब्टेन एनी क्रेडिट रेटिंग, बरोबर। अब मतलब अब देखो रेटिंग नहीं ली है, अरे पर ले सकता है ना वो, सीपी इशू करने के पहले अगर उन्होंने रेटिंग ले ली और A2 और अबव की रेटिंग मिल गई तो वो इशू कर लेगा। मतलब ये तो एक कॉम्प्लायंस है ना, एलिजिबिलिटी और कॉम्प्लायंस में आपको फर्क करना है, ठीक है। तो उन्होंने रेटिंग नहीं ली है तो आपको वही सजेशन देना पड़ेगा, भैया बिना रेटिंग तो आप इशू नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट वन रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लो और मिनिमम आपकी रेटिंग आनी चाहिए A2 और अबव, ठीक है। तो ये हो गया। एनालाइजिंग द करंट ट्रेंड ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आपने वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है 11% से, पर आज में मार्केट के रेट काफी कम चल रहे हैं, तो जो सीईओ है उसको लगता है कि अब सीपी इशू करना चाहिए क्योंकि मार्केट के रेट्स कम चल रहे हैं, उसका फायदा लेना चाहिए। CEO of A Limited, that is Mr. X, proposed to raise more funds by way of commercial paper on the following terms, ठीक है। ध्यान दो क्या क्या टर्म्स है। पीरियड ऑफ सीपी विल बी 2 years, ठीक है। अभी कुछ कंक्लूजन मत निकालो, सिर्फ पढ़ लो पहले, ठीक है। 2 साल उनको पीरियड रखना है, डिनोमिनेशन रखना है 1 लाख, और उनको इशू करना है पार वैल्यू पे, ठीक है। अपनी चला रहे लोग, 2 साल के लिए इशू करना है, डिनोमिनेशन 1 लाख रखना है और इनको पार वैल्यू पे इशू करना है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को इशू करना चाहते हैं पूरा, और सिर्फ डीमैट फॉर्म में इशू करना चाहते हैं। क्वांटम ऑफ सीपी है 4 करोड़, 4 करोड़ अमाउंट रेज करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग जो होगी वो प्योरली ओवर द ट्रेड काउंटर बेसिस पे होगी। अब करना क्या है, अब आपसे पूछा है, ध्यान दो। You, as a company secretary of A Limited, has been asked to submit a report advising the management on the following matters. Number one, whether the company is eligible for issuing CP or not. ठीक है, तो पहले स्टांजा से ही आपका क्लियर हो गया कि तीन प्राइमरी कंडीशंस हैं, तीनों के तीनों फुलफिल हो रहे हैं, तो प्राइमा फेसी इट इज एलिजिबल फॉर इशुइंग द सीपी, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, पहले वो तीन कंडीशंस लिखने हैं। TNW नॉट लेस देन 4 करोड़, सैंक्शन लिमिट होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल की फ्रॉम बैंक और एफआई, और आपका स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और फिर नीचे आपको लिखना है कि एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन they have tangible net worth of 6 crore which is more than 4 crore, they have a sanction limit of working capital, and the classification is standard asset. So all the three conditions required are being fulfilled and hence the company is eligible to issue the commercial paper। ये एकदम सिंपल आंसर होगा। तो ये तो पहला आंसर एकदम सिंपल है। फिर है वेदर द कंपनी कैन इशू सीपी फॉर 4 करोड़, ठीक है। एक अमाउंट की पूछ रहे हैं, तो अमाउंट तो हमने पढ़ा है कि एज सच कोई अमाउंट की लिमिट तो है नहीं। दो जगह रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन में, दूसरा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। क्वेश्चन पूरा साइलेंट है, साइलेंट है मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि there is no information regarding any restrictions by board of directors or by the credit agency. So as there is no restriction, the company can raise 4 crore from the issue of CP, ठीक है। as such क्योंकि लॉ में कोई लिमिट नहीं है तो 4 करोड़ इशू कर सकती है, एंड दैट टू इन डीमेटलाइज फॉर्म। डीमेटलाइज फॉर्म अलाउड है, फिजिकल भी अलाउड है, डीमेट फॉर्म भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी सही है। और फॉर पीरियड ऑफ 2 years और नॉट, तो ये हम लिखेंगे कि वो नहीं कर पाएंगे, 2 साल के लिए सीपी आप इशू नहीं कर सकते। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 1 year। क्लियर है, तो इसमें आपको वही आंसर करना है कि एज देर इज नो लिमिट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज देर इज नो लिमिट बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कंपनी कैन इशू CP फॉर 4 crore rupees। सेकेंड, company can issue in physical form even in the demat form, so there is no problem in the form of issue, or the maximum duration for which CP can be issued is 1 year, and hence company cannot issue CP for 2 years। ऐसा आपको 3 पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा।
और थर्ड है whether company can issue CP to retail investors at par value in denomination of 1 lakh। आपको समझना है, एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन है, इसीलिए 5 मार्क का है। ठीक है, एक एक डायमेंशन को टच करना है कि रिटेल इन्वेस्टर को इशू कर सकते क्या, यस। तो पूरा पैराग्राफ लिखना है कि सीपी कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनआरआई, एफआईआई, टू एवरीबॉडी। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं कि इसको इशू नहीं कर सकते। ऑल आर एलिजिबल, सो रिटेल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की जो वैल्यू होती है वो आपको क्लिक होनी चाहिए कि रिटेल वाले कितना लगा सकते हैं, 2 लाख रुपए। सीपी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 लाख रुपए। तो कैसे लगाएगा, इनडायरेक्टली इंटरप्रिटेशन निकालना है कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट नॉट मोर देन 2 लाख एंड मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ सीपी इज 5 लाख। और इशू प्राइस आपको देखनी है, फेस वैल्यू से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, तो इशू प्राइस आपको चेक करना है। इफ द इशू प्राइस इज मोर देन 2 lakhs देन रिटेल इन्वेस्टर कैन नॉट इन्वेस्ट इन द सीपी। ठीक है, और एट पार वैल्यू तो वो भी नहीं हो सकता, डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू करना कंपलसरी है, एट फेस वैल्यू आप इशू नहीं कर सकते। अबाउ तो मतलब छोड़ ही दो, अबाउ तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। एट पार भी नहीं कर सकते, डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही इशू करना होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, और डिनोमिनेशन है 1 लाख ईच, तो ये भी हम लिखेंगे मिनिमम डिनोमिनेशन इज 5 lakhs, सो कंपनी कैन नॉट इशू सीपी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 lakhs। ठीक है, एंड ट्रेडिंग शैल बी पॉसिबल प्योरली ऑन ओटीसी बेसिस और नॉट, तो ये तो अलाउड है, प्योरली ओटीसी बेसिस पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 15 मिनट्स टू CDSIL, बस वो आपको लिखना है। और लिस्ट कराओगे तो वो मार्केट में भी ट्रेड होगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो है ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो लिस्ट करवा सकती है, नहीं करवा रही है लिस्ट तो ओटीसी पे नॉर्मल ट्रेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा आपको पूरा लिखना है। तो एक बार फटाफट आईसीएसआई का भी आंसर चेक कर लेते हैं भाई। चलो, आईसीएसआई ने देखो क्या बोला है। ठीक है, स्टार्ट देखो कैसे किया है, सीधे जवाब दे दिया है क्योंकि जवाब क्लियर है। ऐसा जवाब तभी लिखो जब 100% आप श्योर हो। ठीक है, यस ए लिमिटेड इज एलिजिबल, क्योंकि आपसे पूछा ही वो है, आपसे पूछा ही क्या है कि वो एलिजिबल है या नहीं, तो साफ साफ लिखना है यस और नो। तो साफ साफ स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है, यस कंपनी इज एलिजिबल। अब उसको जस्टिफाई करो कि क्यों एलिजिबल है। ठीक है, तो 4 करोड़ के ऊपर है, 6 करोड़ उनका टेंजिबल नेटवर्थ है जो कि 4 करोड़ के ऊपर है, फिर उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट भी सैंक्शन है, और उनका एसेट भी, मतलब उनका लोन भी स्टैंडर्ड एसेट में क्लासिफाई किया हुआ है, तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसीलिए प्राइमा फेसी वो एलिजिबल है। लेकिन एक फ्लॉ अभी भी क्या है कि रेटिंग उन्होंने अभी तक नहीं ली है, तो नीचे इंस्टीट्यूट ने उनको सजेशन दे डाला है। ठीक है, हाउएवर ए लिमिटेड शैल ऑब्टेन, ठीक है, उसके बिना काम नहीं होगा, भले आप एलिजिबल हो पर बिना रेटिंग, बिना A2 की मिनिमम रेटिंग के आप इशू नहीं कर पाओगे, वो क्लैरिफिकेशन, वो कंडीशन लिख दिया है। ठीक है, एनी वन ऑफ द रेटिंग एजेंसी से आपको वो लेना पड़ेगा और मिनिमम A2 की रेटिंग आपको लेनी पड़ेगी, तो आप इशू कर सकते हो। और आपको एक IPA भी इशू करना, अपना एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। ठीक है, ये सब कॉम्प्लायंसेस हैं, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दिया तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड जो था कि देखो भाई सीधे सीधे 5 लाख का ही डिनोमिनेशन अलाउड है। ठीक है, खैर इसमें डिनोमिनेशन का कुछ खास काम ही नहीं था, पूछा ही नहीं था, जबरदस्ती दिया हुआ है। उनमें पूछा था कि 4 करोड़ रेस कर पाओगे कि नहीं, तो यस आप 4 करोड़ रेस कर सकते हो, तो लॉ उसके पीछे क्या है वो भी आप लिख दो। ठीक है, थोड़ा मिक्स आंसर लिखा है इंस्टीट्यूट ने, टू द पॉइंट लिखना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, देखो बी आंसर में क्या पूछा हुआ है, बी में पूछा है 4 करोड़, बी में पूछा है डीमेटलाइज फॉर्म, और बी में पूछा है 2 साल, 3 पॉइंट्स है, तो उन 3 पे ही आपको लिखना है। ठीक है, देखो 5 लाख के फेस वैल्यू का कोई काम ही नहीं, पूछा ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ने दिया है, कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बी क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, बी क्वेश्चन में सिर्फ 4 करोड़ पूछा है, तो आपको लिखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, और वो लिखना है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई लिमिट दी नहीं है, तो हम मानेंगे कि नहीं है, रेटिंग एजेंसी की कोई लिमिट दी नहीं है, तो मतलब नहीं है, तो मतलब 4 करोड़ इशू किया जा सकता है। फिर सेकंड है कि डीमेटाइज फॉर्म में इशू किया जा सकता है कि नहीं, यस डीमैट फिजिकल दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टर पे रेस्ट्रिक्शन है, वो भी टिपिकली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर, वो सिर्फ डीमेटाइज फॉर्म में
खरीद सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कंपनी वैसे भी बैंक और इसको इशू कर ही नहीं, वो तो रिटेल को इशू कर रही है। आई ख्याल में वैसे भी ये सब इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और फिर टेनोर का है कि मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 1 ईयर, तो 2 साल वाला आप इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो भी क्लियरली इंस्टीट्यूट ने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का आंसर भी परफेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो क्लियरली जवाब दिया ही नहीं है कि 2 साल का आप इशू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्लियर आंसर आना चाहिए नो, कंपनी कैन नॉट इशू सीपी ऑफ 2 years एज द मैक्सिमम परमिसिबल टेनोर इज 1 ईयर, ऐसा क्लियर आंसर आना चाहिए। ठीक है, और फिर थर्ड है अबाउट डिनोमिनेशन, कि रिटेल वालों को इशू कर सकते क्या, बरोबर, और पार पे कर सकते क्या। ठीक है, वो सब आपको बताना है। ठीक है, तो वो पूरा दिया है, देखो 5 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कंपनी कैन नॉट इशू सीपी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर किसको आप इशू कर सकते हो, पूरा पहले लॉ लिख दो, इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनी, सब अलाउड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और साफ साफ है कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही इशू कर सकते हैं, पार वैल्यू पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, और ओटीसी पे ट्रेड हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर सीडीएसआईएल को आपको रिपोर्टिंग देनी है। ठीक है, और लिस्टिंग आप करा सकते हो, अलाउड है, वॉलेंट्री लिस्टिंग करा सकते हो, उसके लिए अलग से सर्कुलर इशू किया हुआ है, और आप उसके हिसाब से लिस्टिंग करा सकते हो, फिर वो एक्सचेंज पे भी ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी क्लियर क्लियर इंस्टीट्यूट ने फाइनल आंसर्स नहीं दिए, तो आपको देने चाहिए, जैसे ऊपर दिया हुआ है ना, ऐसे क्लियर क्लियर आंसर आपको देने चाहिए। फिर रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर भी कुछ क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है, आप लिख सकते हो कि मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख है, तो सर क्वेश्चन में क्यों दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में 1 लाख का इशू कर रहे हैं ना बेटा, आपको ये भी समझना है। कंपनी को क्या लगता है 1 लाख के डिनोमिनेशन इशू कर सकते हैं, तो रिटेल वाले भी आ गए ना कैटेगरी में, पर लॉ में क्या है 5 लाख, तो लॉ के हिसाब से रिटेल वैसे भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मिनिमम फेस वैल्यू 5 लाख है, और 5 लाख का आप कितना नीचे इशू करोगे भाई, 5 का 2 लाख में थोड़ी इशू करोगे। तो इशू वैल्यू आपको लिख सकते हो कि इफ द इशू वैल्यू ऑफ 1 CP इज लेस देन 2 लाख, then retail investors can invest, but if the issue price is more than 2 lakh, then retail investors cannot invest in the security CP। ठीक है, ऐसा आपको थोड़ा मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। क्लियर है, तो ये पूरा गाइस एक 15 मार्क का क्वेश्चन था, 10 से 12 मार्क आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 10 से 12 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अब इससे आपको सीखना क्या है कि इस टाइप के लिमिट्स जहां भी हैं, जो भी सिक्योरिटी के लिए इस टाइप के पैरामीटर्स हैं, ड्यूरेशन के, डिनोमिनेशन के, कैटेगरी के, कहां आप इशू कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सब आपको अभी होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस वीडियो से आपको एक होमवर्क नोट करना है, अपने आप के लिए एक लिस्ट बनानी, मैं बना के नहीं दूंगा, आप प्रोफेशनल के हो, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आप बैठ के एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में या कहां कहां इस टाइप की लिमिट्स हैं, इस टाइप की लिमिट्स कहां कहां है, या आप बैठो, एक दिन दो, लिस्ट बना लो, तो अगर आउट ऑफ बॉक्स कभी कुछ क्वेश्चन आया तो आपका कवर्ड होगा और आपका पेपर नहीं बिगड़ेगा। क्लियर है, आई होप आप ये होमवर्क जरूर करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मैंने बना ली है या नहीं बनाई है। ठीक है, जवाब जरूर देना कि आप बनाओगे या नहीं बनाओगे, और बना ली कि नहीं बना ली उस पर अपडेट जरूर जरूर देना, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये पहला पार्ट था, आधे आधे घंटे के ही रहेंगे सर, इसलिए 3-4 पार्ट्स इसके बनेंगे। मैं सारे पास पेपर के केस स्टडी बेस्ड सिचुएशंस जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको कवर करवा के दूंगा, और पूरी प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, CFL के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।